जय हिंद। आंखें खुली हैं, दिमाग खुला है, अच्छे से खोल कर रखना। आज क्या पढ़ना है हमें? भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 1 राज्य तथा संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 नागरिकता हमने अच्छे से कवर किया। अब भाग 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। इसलिए भाग 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय संविधान में, है ना, क्योंकि आज जो हम बैठे हुए हैं या जो मैं आज अभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं, ये जिस अधिकार से आप बिना किसी रोक टोक कर यहाँ बैठकर पढ़ पा रहे हैं, ये सारे के सारे अधिकार आपको किसने दिए हुए हैं? हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 ने ही दिए हुए हैं, जिसमें मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, तो इन मौलिक अधिकारों को डिटेल में कवर करेंगे। इन मौलिक अधिकारों के अंदर ऐसा क्या लिखा है? क्या मौलिक अधिकार अत्यंतिक हैं? अत्यंतिक मतलब है कि मूल अधिकारों का क्या इतना उपयोग किया जा सकता है कि अगर वो देश विरोधी भी हो सके या किसी प्रकार की उस पर रोक लगाई गई है, ये चीज देखेंगे। और ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो पहले तो संविधान के भाग थे, परंतु समय में आगे चलकर उन्हें क्या कर दिया गया, फिर समाप्त कर दिया गया। तो ये चीजें हम मौलिक अधिकार में देखेंगे। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। अब एक बात बताइए, सबसे पहले जब भाग 1 हमने देखा था संविधान का, भाग 1 किससे संबंधित था आपका? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था ना कौन कौन से क्षेत्र राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, किस किस को राज्य क्षेत्र कहा जाएगा। ये कहा था आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था। फिर हमने देखा संविधान का भाग 2 किससे संबंधित था? ये था आपका नागरिकता प्रावधान से संबंधित। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? ये था आपका 5 से लेकर 11 तक। टोटल कितने आर्टिकल्स हो गए नागरिकता में, मतलब 6। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाग 3 जो हमें आज कवर करने हैं, क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। अच्छा ये बताओ, ये जो मूल अधिकार हैं ये हमने कहां से ग्रहण किए हैं? कहां से ग्रहण किए? क्या कॉपी एकदम उठा जैसा लिखा था अमेरिका में वैसी कॉपी कर लिया? हमने अपनी प्रकृति के अनुसार इसमें क्या किए हैं? परिवर्तन किए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मूल अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से प्रभावित। मूल अधिकार बनाते समय संविधान सभा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जब वो अमेरिकी संविधान में लिखे इन मौलिक अधिकारों को देखती है। उन्हें समझ में आता है कि ये जो अधिकार है, इस प्रकार के कुछ अधिकार किसके पास होने चाहिए? भारतीय नागरिकों के पास भी होना चाहिए। तो हमने वहां से प्रेरित होकर, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर अपने भारतीय संविधान में किसको जोड़ दिया? मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में आकर एक अधिकारों का चार्टर, चार्टर मतलब समझते हैं, जो अधिकार पत्र निकलता था, जैसा हमने जब पढ़े थे एक्ट पढ़े थे उसमें चार्टर निकलते थे। तो राजा के जॉन के द्वारा एक चार्टर निकाला जाता है, उसमें किसकी बात की जाती है? मूल अधिकारों की बात। सर्वप्रथम विश्व में लिखित साक्ष्य आपको यहां देखने मिलते हैं कि मूल अधिकार दिए गए थे। तो ये जो दिया गया था, इस चार्टर को बोला गया क्या? मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा, या इसे हम सरल हिंदी भाषा में बोल सकते हैं आदेश पत्र। क्या कह सकते हैं? आदेश पत्र। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता था। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में किसका उल्लेख मिलता है आपको? मौलिक अधिकारों का आपको उल्लेख मिलता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये समझ में आया मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं सीधे मौलिक अधिकारों पे, जिनका वर्णन हमें देखने मिलता है भारतीय संविधान में। सबसे पहले ये बताओ, जब मूल संविधान बना, जब हमारा मूल संविधान बना तो उसमें कितने मूल अधिकार थे? कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि जो एक मूल अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया। जो एक समाप्त किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। अब ये किस प्रकार का अधिकार बन चुका है? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार ये एक बन चुका है। ये आपका मूल अधिकार अब नहीं रह गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद कितने बचे हैं? 6। तो ये 6 किस क्रम में है, इसी क्रम में आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि समता के बाद एकदम से आपने धार्मिक स्वतंत्रता ले आया। जिस क्रम में ये संविधान में लिखे हुए हैं उसी क्रम में हमें याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपसे सवाल पूछा जाए या क्रम में जमाने को दिया जाए तो आपको तुरंत वो चीज आनी चाहिए। तो ठीक है,
तो हम शुरू करते हैं। अब अनुच्छेद 14 से 18 क्यों शुरू होगा? क्योंकि 12 और 13 मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, 12 और 13 में कुछ और लिखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप मूल अधिकार देखिए जो 6 दिए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो 6 दिए गए हैं उसमें सबसे पहला अधिकार समता। सबसे पहले एक काम कीजिए, देश के नागरिकों को क्या दीजिए आप? समता। जब समानता दे देंगे उसके बाद फिर क्या देंगे हम? स्वतंत्रता। तो सबसे पहला अधिकार समता, दूसरा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अभी आर्टिकल रुक जाओ। सबसे पहले आप सीरीज याद रखो। सबसे पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा संविधान हमें समता देता है, स्वतंत्रता देता है। कहीं आने जाने पर रोक टोक लगाता है क्या? नहीं लगाता। किसी भी प्रकार का यदि शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी हमें कौन देता है? हमारा संविधान देता है। इसके अलावा आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं, जिस धर्म की एक्टिविटीज को आप फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं, या कोई भी कल्चर आप मानना चाहते हैं, तो भारत में आप उसे मानने के लिए एकदम क्या है? स्वतंत्र हैं। क्योंकि संविधान आपसे किसी भी तरह से जबरदस्ती से कोई भी धर्म फॉलो करने की मांग नहीं करता। तो चौथा अधिकार आपको कौन सा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आप जिस कल्चर को मानना चाहे मान सकते हैं। आपकी संस्कृति पर कोई रोक टोक लगाता है क्या हमारा संविधान? आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आपके संविधान में, बिल्कुल है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो टोटल कितने हो गए? 6। सबसे पहला समता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति शिक्षा, और छठवा, अब बिना देखे बताओ जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये देखते हैं कि ये किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है। तो सबसे पहले जो आपका समता का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18। 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब ये है कि जो समता के अधिकार है उसमें कितने आर्टिकल्स रखे गए हैं? 5 रखे गए हैं, 14 से लेकर 18। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 20 तक, 22 तक, 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22। कितने आर्टिकल्स रखे गए? 4। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। दूसरा कौन सा है? कहां से कहां तक? 19 से 22। अब तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24। अच्छा, इस सीरीज ऐसे याद रखो, 14 से 18, क्योंकि आपको वो सीरीज तो याद हो गई है। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, यहां 3 हो गए। इसके बाद अगला है धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28। इसके बाद अगला आता है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29, 30 और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। केवल एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32। इसके बीच में एक आर्टिकल गायब हो गया, कौन सा? 31। क्यों गायब हो गया वो? क्योंकि वहां कभी संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, जिसे अब निरसित कर दिया गया है और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखो, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, रुक जाओ, फिर 25 से 28, रुक जाओ, 29, 30 और अंतिम है 32। ठीक है, अब मैं आपको पहले क्या बताना है? मूल अधिकार का नाम, और फिर बताना है उसके अनुच्छेद। ठीक है, सबसे पहला मूल अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा कहां से कहां तक? बिल्कुल सही। तीसरा अधिकार कहां से कहां तक? 23, 24। चौथा अधिकार कहां से कहां तक? 25, 25 से 28। पांचवा अधिकार कहां से कहां तक? 29, 30 और अंतिम छठवां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों। बहुत बढ़िया। चलिए, पहला समता, दूसरा
स्वतंत्रता। तीसरा, शोषण के विरुद्ध। इस पे हम पूरा गहन चर्चा करेंगे, सारे आर्टिकल्स को एकदम डीपली कवर करेंगे। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता भी दे दी हमें। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा। और अंतिम छठवा, संवैधानिक उपचार। ये कितने हो गए टोटल आर्टिकल्स, टोटल मूल अधिकार हमारे 6। पहले कितने थे? 7। अच्छा, संविधान के किस भाग में है? भाग 3 की बात हो रही है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलिए, समता का अधिकार कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। केवल 2 आर्टिकल्स हैं। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा 29 एवं 30। और अंतिम है आपका संवैधानिक उपचार, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, क्लियर है? तो ये 6 मूल अधिकार जो हमें संविधान में प्राप्त हैं, इस सीरीज के अनुसार आपको याद हो गए। इसी सीरीज में संविधान की पुस्तक में लिखे हैं और इसी सीरीज में वो हमें याद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने शुरू कहां से किया इसको? 14 से, तो 12 और 13 कहां गए? ठीक है, अब कुछ चीजें समझना। सबसे पहले कि आपको मूल अधिकार आवश्यक क्यों है? ठीक है, मूल अधिकार आवश्यक इसलिए है आपको क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है, ये व्यक्ति का क्या करते हैं? ये व्यक्ति का विकास करते हैं। अच्छा, व्यक्ति का विकास कैसे करते हैं मूल अधिकार? कोई बता सकता है मुझे? व्यक्ति का विकास कैसे करते हैं मूल अधिकार? जब तक व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार, उसको उसके धर्म को फॉलो करने का अधिकार, यहां तक कि अभिव्यक्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और इन सबसे ऊपर जब आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, तो क्या आप अपना विकास कर सकते हो? जब हर चीज में आप पर रोक टोक लगाई जाएंगी, तो क्या आप अपना विकास कर सकेंगे? इसीलिए मूल अधिकार तभी काम के हैं। व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब आपके पास क्या है? मूल अधिकार। तो ये व्यक्ति का विकास करते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये व्यक्ति का विकास करेंगे तो क्या ये राष्ट्र का विकास नहीं करेंगे? क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र किससे मिलकर बना है? व्यक्ति और जनता से मिलकर बना है। तो जब व्यक्ति का विकास होगा तभी तो साथ में किसका विकास होगा? अब एक चीज, जब मैं बात करता हूं राज्य की, है ना, राज्य मतलब मैं बात कर रहा हूं पूरे राष्ट्र की, और इस राष्ट्र या राज्य शब्द में कौन कौन आएगा ये मैं आपको अभी बताता हूं। अब एक चीज बताइए कि ये जो राज्य है, जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, ध्यान से सुनना, ये जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं राज्य से संबंधित या राज्य के अगेंस्ट, तो ये राज्य के लिए नकारात्मक है या सकारात्मक है? फिर से सुनना, ये राज्य है और ये रही जनता। तो जो मूल अधिकार है वो राज्य के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है? कैसे? ये राज्य के लिए नकारात्मक है। कैसे हैं? और जनता के लिए कैसे हैं? सकारात्मक। अब मैं आपको बताता हूं, राज्य के लिए नकारात्मक होने का तात्पर्य यह है कि कभी कल को कोई भी बॉडी यदि नई कार्यपालिका बनती है तो वो नागरिकों के इन मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मतलब मूल अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के विरुद्ध मतलब अगर राज्य में तानाशाही होती तो आपको मूल अधिकार उसके विरुद्ध प्राप्त नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो आपके मूल अधिकारों का कभी भी हनन कर सकता है। पर ये हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ तो हम उसके अगेंस्ट संरक्षण लेने के लिए किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो हमारे मूल अधिकारों का क्या है? संरक्षक है ना। और राज्य यदि चाहे, कल को राज्य में कोई भी तानाशाही या निरंकुश सरकार बनती है, देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा, आज से 20 वर्ष 30 वर्ष बाद कोई ऐसा शासक आकर देश में बैठ सकता है जो एकदम निरंकुश हो, निरंकुश तंत्र का हो, जिसके पास उतना ज्ञान ना हो कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाना कैसे है, इतने बड़े लोकतंत्र को चलाना कैसे है, और धीरे धीरे वो क्या करता है? अपने अनुसार देश को चलाने की कोशिश करता है। उस स्थिति में उसे लगता है कि मैं हर चीज अपने मन की चलाऊंगा, मैं अब अपनी तानाशाही करूंगा। पर
संविधान उसको वहां आकर रोक देगा कि तुम जो भी करो, अगर तुमने हमारे मूल अधिकारों का हनन किया नागरिकों के, तो तुम्हें उस समय वहां पर रोक दिया जाएगा। मतलब आप उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो राज्य से मतलब रखिए आप उस निरंकुश सरकार से जो इनमें बदलाव करना चाहती है पर कभी बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि इसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके मूल अधिकारों को आज नहीं, आज से 100 वर्ष बाद भी कभी किसी के भी द्वारा छीना नहीं जा सकता। और यही बात ये आपके लिए क्या बनती है, सकारात्मक बनती है। तो ये फर्क समझ में आया। इसलिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है हमें, है ना। अब बार बार मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, राज्य राज्य राज्य, आखिर ये राज्य है क्या? जब इतनी बात हो रही है राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, राज्य मतलब स्टेट। अब मैं स्टेट बोल रहा हूं तो मतलब मैं अपने स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश गुजरात। मैंने संविधान में स्टेट की बात आपको पहले ही करके बता चुका है कि स्टेट का मतलब होता क्या है। अब यही समस्या निकल के आई, जब इतनी चीजें समझाई गई तो समस्या निकल के यही आई कि आप बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे हो, राज्य। कि राज्य ऐसा होगा तो राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, राज्य कोई कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। तो ये बार बार चीजें बोली जा रही। तो इन्होंने सबसे अच्छा क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल नंबर 12। और आर्टिकल नंबर 12 में इन्होंने दे दी क्या, राज्य की परिभाषा। कि अब हम आपको बता देते हैं पहले से कि ये जो चीजें हैं या ये जो संस्थान है ये किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य। और ये सारे संस्थान राज्य कहलाएंगे और ये कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। अब आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं जो कल को ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो सके, है ना। आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा देखना। ये हो गया हमारा, इसमें थोड़ा सा रुकना आप, है ना, केवल भारतीयों को, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। तो अभी केवल आप इतना याद रखिए, आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा देता है, बस इतना ही है आर्टिकल नंबर क्या, 12। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने राज्य किस किस को माना। संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य में निम्नलिखित शामिल है। अब सुनना, राज्य में कौन कौन शामिल है। भारत की सरकार, भारत की सरकार समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी बॉडी आती है वो किस में आएगी, किस शब्द के अंतर्गत आएगी, वो इस राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी। इसके बाद संसद, क्लियर है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका मतलब जो हमारा संघ में केंद्र सरकार बैठी है वो क्या कहलाएगी, संघ की कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं। और विधायिका, मतलब यही चीज जब वो कानून बनाती तो क्या बन जाती है, विधायिका। तो उन्होंने बोला देखिए, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंतर्गत आने वाले सारे के सारे उपक्रम। फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो संसद है, यानी आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये भी किसके अंतर्गत आ गए आपके, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ गए। फिर उन्होंने बोला जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी जो कार्यपालिका है, और जब वो विधायिका बनती है यानी जो विधायिका, ये भी किसके अंतर्गत आएगी। इसका मतलब है कि कार्यपालिका या विधायिका या ये संसद किसी भी प्रकार के ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी जो हमारे मूल अधिकारों को क्या करे, हनन। ये बात उन्होंने अगले आर्टिकल में बोली, पर अगला आर्टिकल लिखने से पहले उन्होंने पहले बोल दिया कि हम जहां जहां राज्य लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब आगे देखते हैं इन्होंने राज्य किसे माना। प्रत्येक राज्य की सरकार हो सकती है, प्रत्येक राज्य की सरकार भी गवर्नमेंट बॉडी है कि नहीं है, तो उसको भी किसके अंतर्गत रखना पड़ेगा, राज्य के अंतर्गत रखना पड़ेगा। विधान मंडल, ठीक है, विधान मंडल मतलब आपकी विधान परिषद और विधानसभा, अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधान मंडल भी किसके अंतर्गत आएगी, राज्य के अंतर्गत आएगी। तो यहां तक तो सरल है, इतना तो आपको भी पता होगा कि ये सारी चीजें तो स्टेट के अंतर्गत ही आती हैं। अब भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, सारी स्थानीय जो बॉडी है आपकी और प्राधिकरण, कुल मिलाकर आपको पता है प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको एकदम सरल तौर पे बताता हूं, मैंने इसको आगे बहुत अच्छे से समझाया भी है। प्राधिकरण का मतलब होता है कोई ऐसी संस्था जिसके पास कोई नियम या कानून या विधि बनाने का अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है, प्राधिकरण। अब यहाँ पे इन्होंने बोला स्थानीय निकाय। आप एक चीज बताइए, आज हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय है, उसके पास हमारे लोकल बॉडी के लिए कानून बनाने के अधिकार भी हैं, कुछ चेंजेस करने के अधिकार भी हैं। तो कल को वो चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है जिससे उस स्थानीय निकाय में रह रहे लोगों के किसी अधिकार का हनन तो किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बोला इसको भी किस में रखो आप, इसको भी आप राज्य की परिभाषा में डाल दीजिए। इसके बाद
सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण जो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। अब एक चीज समझते हैं हम। आर्टिकल 12 में इन्होंने क्या दिया? राज्य की परिभाषा दी, क्योंकि इन्हें सारे अपने आर्टिकल्स में राज्य शब्द का उपयोग करना था, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? राज्य को डिफाइन कर दिया कि हम किस किस को राज्य मानते हैं। तो इन्होंने बोला सबसे पहले हम भारत सरकार को राज्य मानते हैं, फिर हम संसद को भी क्या मानते हैं? राज्य मानते हैं, फिर हम आपकी लोकसभा को भी क्या मानते हैं? राज्यसभा को भी क्या मानते हैं? राज्य मानते। इसके अलावा और हम और किसे राज्य मानते हैं? आपकी कार्यपालिका, मतलब लोकसभा राज्यसभा वही हो गया। आपकी कार्यपालिका को भी हम क्या मानते हैं? राज्य मानेंगे। और आपकी विधायिका को भी हम क्या मानेंगे? राज्य। क्या इतने में रुक गए ये आकर? नहीं, अब इन्होंने बोला कि हम आपकी राज्य सरकार को भी क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। इसके अलावा हम आपकी विधानमंडल को भी क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। और विधानमंडल के अलावा आपकी राज्य की विधायिका को भी हम क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो आपके स्थानीय प्राधिकरण होंगे, स्थानीय प्राधिकरण होंगे, हम उसे भी क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। और ऐसी कोई भी संस्था या बॉडी जो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है, उसे भी हम क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। है ना? यहां तक बातें खत्म नहीं हुई थी, है ना? इसको इन्होंने और अच्छे से एलॉबरेट किया। देखो और क्या किया इन्होंने। आगे जाकर ये बोलते हैं कि प्राधिकरण शब्द का मतलब क्या है। आपने लिख दिया कि हम स्थानीय प्राधिकरणों को भी क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। और आपने ये बोला कि भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले प्राधिकरणों को भी हम क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। तो अब तक तो आप राज्य समझाते आ रहे थे, अब आप हमें समझा दीजिए कि प्राधिकरण क्या होता है। तो देखो प्राधिकरण क्या होता है। प्राधिकरण का अर्थ है आदेश देने की शक्ति का प्रयोग करने वाली व्यक्ति या निकाय। मैंने आपको बोला ना, कोई भी ऐसा निकाय या संस्था जिसके पास आदेश देने की शक्ति है, वो क्या है? आपका प्राधिकरण। केवल इतने में खत्म हो गया क्या प्राधिकरण? नहीं, इसे और समझाने की जरूरत थी। अब देखो, जब इसे अनुच्छेद 12 के तहत पढ़ा जाता है तो प्राधिकरण शब्द का अर्थ कानून। अब कानून में देखो क्या क्या आते हैं? आदेश, विनियम, उपनियम, अधिसूचना आदि बनाने की शक्ति है। इसमें ऐसे कानूनों को लागू करने की शक्ति भी शामिल है। कुल मिलाकर प्राधिकरण मतलब ऐसी संस्था जो आदेश लागू कर सकता है, विनियम लागू कर सकता है, उपनियम अधिसूचना को लागू कर सकता है। हम उसे क्या मानेंगे? प्राधिकरण। पर यहां तक चीजें समाप्त नहीं हुई। स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ एक नगर पालिका समिति जो हमारे लोकल बॉडी में काम करती है, जिला बोर्ड, आयुक्त यानी जो आपके कमिश्नर होते हैं का निकाय या अन्य प्राधिकरण होगा जो नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन को वैध रूप से हकदार है, जिसे नियंत्रण। अब देखो इसने क्या बोला, जो आपका नगर पालिका है, स्थानीय निकाय कहलाता है, जो आपके जिले को संभालता है। अब उसमें एक नगर पालिका की बॉडी होती है, उसमें एक जिला बोर्ड होता है, और नगर निगम के आपको पता होगा कमिश्नर्स भी होते हैं। अब क्या इनके पास आदेश देने की शक्ति है? आदेश देने की शक्ति है। अब मैं आपको बात करूंगी, अगर नगर निगम के कमिश्नर की मैं आपसे बात करता हूं, व्यक्ति विशेष की, निकाय की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस व्यक्ति विशेष के पास उस पद में रहते हुए कोई कानून कोई आदेश देने की शक्ति है, तो फिर वो क्या हो गया? अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ गया। अब मैं किसी भी प्राइवेट बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम जितने भी लोगों की बात कर रहे हैं, जितनी भी निकाय की बात कर रहे हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? भारत की सरकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अजीत सिंह बनाम पंजाब वाद हुआ था। अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह माना गया कि स्थानीय प्राधिकरण शब्द का अर्थ देखो क्या हो? ग्राम पंचायत भी कहलाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत भी एक बॉडी होती है जो किससे संबंधित आदेश या कानून देखती है? ग्राम या गांव से संबंधित देखती है। तो हम उसको भी कहां पे रखेंगे? प्राधिकरण में रखेंगे। प्राधिकरण कहां पे आएगा? आपका राज्य में आएगा। तो देखो भारत सरकार भी आ गई, संसद भी आ गई, आपकी विधायिका भी आ गई, कार्यपालिका भी आ गई, राज्य विधानमंडल, राज्य विधायिका, इसके अलावा आपके नगरीय निकाय भी आ गए। नगरीय निकाय में आपका जिला बोर्ड भी आ गया, जिला बोर्ड में आपके कमिश्नर भी आ गए, और अब तो आपके ग्राम पंचायत भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ये सब पता है क्यों समझा रहा है? ये सब वो इसलिए समझा रहा है कि हम इन सभी को रोकते हैं। हम इन सभी को रोकते हैं क्या करने से? मौलिक अधिकारों का। हम सभी को रोकेंगे मूल अधिकारों का हनन करने से।
आप मूल अधिकारों का हनन किसी भी प्रकार के आदेश के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए डिटेल, कल को ऐसा ना हो कि ये केवल संसद को बता देते कि वो राज्य में है, केवल बता देते राज्य विधानमंडल राज्य में है, और लोकल बॉडी को नहीं बताते, और लोकल बॉडी कोई ऐसा कानून बना देती जिससे इसका हनन हो जाता, बाद में फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। तो इसलिए पहले रोक दो उनको, किसमें डालकर? राज्य की परिभाषा में डालकर। इसके बाद भारत सरकार का नियंत्रण शब्द का मतलब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो सारे निकाय जिस पर किसका नियंत्रण होगा? भारत सरकार का। तो अब हमें इस शब्द को भी समझना आसान है ना? देखो, संविधान यदि आप पढ़ रहे हो तो कभी ऊपरी चीजें मत पढ़ो। आर्टिकल 12 इतने में ही समाप्त हो सकता था, राज्य की, और मैं आपको बोल देता राज्य की परिभाषा मतलब वो सारे सरकारी निकाय जिस पर किसका नियंत्रण है। नहीं, पर अगर उसमें प्राधिकरण लिखा है तो प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, तो हमें पता चल गया कि जिसके पास आदेश या नियम बनाने की शक्ति वो क्या है। अब प्राधिकरण में उन्होंने एक और चीज लिख दी कि भारत सरकार का जिसपे नियंत्रण होगा वो सभी प्राधिकरण क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार का नियंत्रण आखिर क्या होता है, क्योंकि देखो समय समय पर इन सबको चेतावनी या फिर इनके विरोध में आवाज उठाई गई है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और समय समय पर इस पे बहुत सारे डिसीजन हुए हैं और बार बार चीजों को बदला गया है और इसमें ऐड किया गया है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो हम लेकर आए हैं। अनुच्छेद 12 के तहत सरकार के नियंत्रण का मतलब यहां नहीं है कि निकाय को पूर्ण रूप से सरकार का निर्देशन में होना चाहिए। समझ में आया? सरकार का नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि सरकार कंप्लीटली वो बॉडी कौन चलानी चाहिए। सरकारी नियंत्रण का मतलब ये भी होता है कि वो जो संस्था या निकाय है वो अनुदान थोड़ा बहुत किससे प्राप्त करती है, इसका मतलब वो सरकार के नियंत्रण में है। इसका केवल यह अर्थ है कि सरकार का निकाय का कामकाज पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण होना चाहिए। मतलब वो संस्था या वो निकाय अपने कामकाज करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उस पर अभी भी नियंत्रण किसका बना हुआ है। मतलब देखिए, ऑटोनॉमस वर्ड का नाम सुना है, स्वशासी जिसे कहा जाता है। अब कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो स्वशासी है, मतलब उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता है, पर उनके ऊपर एक ना एक बैठा होता है। वो कौन होता है? सरकार। यानी सरकारी नियंत्रण से वो बाहर। देखो, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही उस पर कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा मत करो। सरकार कह रही है आप अपना काम करिए, पर आप पर नियंत्रण किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। ठीक है। इसके बाद सिर्फ इसलिए कि कोई निकाय एक वैधानिक निकाय है इसका मतलब यह नहीं कि वह राज्य है। ये मतलब भी हो गया कि देखो, जरूरी नहीं है कि अगर कोई कानूनी निकाय है तो वो राज्य बन जाएगा। राज्य वो तब बनेगा जब उस पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। वैधानिक और गैर वैधानिक दोनों निकायों को एक राज्य माना जा सकता है, चाहे वो वैधानिक हो चाहे वो गैर वैधानिक हो, यदि उन्हें सरकार से, देखो मैंने आपको बोला ना अनुदान, यदि उन्हें सरकार से वित्तीय संसाधन मिलते हैं और सरकार इस पर व्यापक नियंत्रण रखती है। अब बार बार बात आ रही, ऐसा कौन सा निकाय हो सकता है जो पूर्णतः स्वतंत्र काम करता है पर उस पर नियंत्रण किसका है? सरकार का है। तो बस आपको थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि वो निकाय कौन से हैं। ठीक है। उदाहरण, राज्य में दिल्ली परिवहन निगम। दिल्ली परिवहन निगम कौन देखता है? दिल्ली परिवहन निगम, पर कंट्रोल किसका है? सरकार का। ओएनजीसी नाम सुना है? क्या है फुल फॉर्म? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अपने आप में ऑटोनोमस संस्था है पर पब्लिक सेक्टर यूनिट है और किसके नियंत्रण में है? सरकार। और बिजली बोर्ड इसमें शामिल है। अभी आगे और चीजें आपको क्लियर होगी। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, LIC। चलो मुझे बताओ, LIC एक राज्य है या नहीं? क्यों है? क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार के नियंत्रण में वो भारत सरकार के नियंत्रण में है। भले ही वो अपने आप में स्वशासी रूप में कार्य कर रही है, एक ऑटोनोमस बॉडी बन के काम कर रही है, पर अंतिम रूप से उस पर नियंत्रण किसका है? सरकार का है। अब मैंने आपको बोला कि यार LIC को क्यों आप राज्य मान रहे हो, है ना? जब संविधान में राज्य की बात हो रही है, आपने संसद बोला, विधानमंडल बोला, विधानसभा बोला, सब तो बोल दिया। आप लोकल कंपनीज में, मतलब आप तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आ चुके हैं, है ना? आप कंपनीज में आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये इसलिए बोला गया है कि LIC जो कि एक राज्य के परिभाषा के अंतर्गत रखी गई है, उसके अंदर उसका कोई हेड बैठता है, कोई ना कोई चेयरपर्सन बैठता है, प्रमुख बैठता है। अब वो प्रमुख किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकता है। समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर राज्य की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा कानून या विधि नहीं बनेगी जो आपके मूल अधिकारों को क्या करेगा? हनन करेगा। अब देखो, NCERT का नाम सुना है? NCERT इसमें शामिल नहीं है। किसमें?
राज्य में क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो यह सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तीय सहायता लेती है और ना ही सरकार का इस पर पर्याप्त नियंत्रण है, इसलिए ये ऑटोनॉमस हो गई, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो उन्होंने देखो साफ तौर पर बोल दिया, या तो वैधानिक हो या गैर वैधानिक हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जिसमें सरकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण भी है और सरकार उसको अनुदान देती है, वित्तीय सहायता देती है, तो वो क्या बन जाएगा? वो राज्य बन जाएगा, यानी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो वाद हुआ था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975 में एक वाद आता है। मामला क्या था, तथ्य क्या है? इस मामले में याचिकाकर्ता जो एक वैधानिक निगम का कर्मचारी था को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन करता है। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14, ठीक है, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। मुद्दा, न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि जीवन बीमा निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे वैधानिक निगमों को राज्य माना जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखो यहां आके कड़ी फंस गई। मैंने बोला बार बार कोर्ट में ऐसे वाद आए हैं जिसकी वजह से बार बार राज्य की परिभाषा में नई चीजों को जोड़ा गया है। अब क्या हुआ, इन्हें जब हटाया गया इस पद से तो इन्होंने बोला कि मुझे गैर संवैधानिक तरीके से उससे हटाया गया, इसका उन्हें अधिकार नहीं था। अब इसका फैसला क्या आता है वो सुनना। सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1, मतलब 5 जज बैठे थे, 4 ने कुछ बोला, 1 ने कुछ बोला, 4:1 के बहुमत से अनुच्छेद 12 के अंतर्गत तीनों वैधानिक निगमों को क्या मान लिया? राज। मतलब 5 में से 4 लोगों ने उसको क्या मान लिया है? राज। अब 4 लोगों ने अगर माना है तो वो चीज हाँ ही होगी, लागू ही होगी। न्यायालय ने माना कि तीनों निगम राज्य की एजेंसियों और साधन है, मतलब ये राज्य के अंतर्गत शामिल है। उनके पास बाध्यकारी नियम बनाने और राज्य को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने की शक्ति प्राप्त है। ये बोल रहे थे कि मुझे आपने गैर संवैधानिक तरीके से हटाया, इस पर राज्य, मतलब राज्य ने मुझे, सरकार ने मुझे गैर संवैधानिक तरीके से हटाया, उसका कोई कंट्रोल उस पर नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि उनके पास बाध्यकारी नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। यहां किसी प्रकार से उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। सरकार इन नियमों पर व्यापक नियंत्रण भी रखती है। इसका मतलब ये जो 3 संस्थान है आपके, जीवन बीमा निगम, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये किसके अंतर्गत आ गए? आपके राज्य के अंतर्गत आ गए। समझ में आया? समझ में आया कि राज्य क्या होता है, कौन कौन राज्य के अंतर्गत आते हैं। देखो कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता है कि राज्य में भारत सरकार आती है, संसद आती है, विधान परिषद विधान मंडली सब आते हैं। ठीक है, हमें जो नहीं पता था वो हमने देख लिया कि वो हर प्राधिकरण या वो हर निकाय जो किससे अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, सरकार से, और जिस पर नियंत्रण किसका है थोड़ा बहुत, तो वो क्या कहलाएगा? राज्य। अब इतना सब कुछ क्यों बताया जा रहा है? आपको पता है कि जब 14 से लेकर आपके सारे मौलिक अधिकारों की बातचीत होगी तो इन सबको ये बोला जाएगा कि तुम सब राज्य हो, तुम सब कोई ऐसे कानून का निर्माण नहीं करोगे जो इन मूल अधिकारों को क्या कर सके? हनन कर सके। इसलिए मूल अधिकारों को समझाने से पहले उन्होंने क्या किया? पहले राज्य बता दो भाई। ऐसा ना हो कि इनको हमने केवल, अगर सोचिए आप अगर केवल मूल अधिकार लिख देते, हमें यही नहीं पता कि मूल अधिकार का हनन हो सकता है तो कौन कर सकता है और नहीं हो सकता तो कौन नहीं कर सकता। बहुत समझदार थे हमारे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने पहले लिख दिया कि 12 से हम शुरू कर देते हैं। राज्य की परिभाषा पढ़ लेना, इतने लोग क्या नहीं कर पाओगे आप लोग, किसी भी प्रकार का हनन नहीं कर पाओगे। और समय समय पर इसमें फिर नई चीजें जोड़ी गई, जैसे कि 1975 में हमने LIC ONGC इसको भी क्या बोल दिया कि हाँ ये किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपकी क्या होगी? राज्य की परिभाषा। अब सिंपल है, आर्टिकल नंबर 12 क्या देता है हमको? राज्य की परिभाषा। दैट्स इट, समाप्त। इतना ही है आपका आर्टिकल नंबर 12। अब आर्टिकल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अब मैं जब भी संविधान में राज्य शब्द बोलूंगा तो समझ जाओगे मैं किस राज्य की बात कर रहा हूं, मैं क्या राज्य बोल रहा हूं। ठीक है, पर मूल अधिकार में, मूल अधिकार के बाद आके राज्य की परिभाषा बदलेगी। याद रखना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आएंगे तब चीजें बदलेंगी, वहां फिर ये प्राधिकरण वगैरह काम नहीं करेगा। अभी जब तक मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा हूं तब तक राज्य की परिभाषा यही चलेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या राज्य में न्यायपालिका शामिल है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ गया, क्योंकि हमने सब कवर कर लिया और न्यायपालिका को कवर नहीं किया। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या लगता है शामिल है या नहीं? होती तो अब तक पढ़ लिया होता हमने, अब शामिल क्यों नहीं है वो देखना।
संविधान का अनुच्छेद 12 विशेष रूप से न्यायपालिका को परिभाषित नहीं करता। यह न्यायिक अधिकारियों को ऐसे निर्णय सुनाने की शक्ति देता है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। देखो ये चीज तो है, न्यायपालिका आपके बहुत सारे अधिकारों को छीन सकती है, यहां तक कि आपको होम अरेस्ट में भी डाल सकती है। अब होम अरेस्ट में तो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार छिन रहा है, इसीलिए न्यायपालिका को क्या कर दिया कि भाई आप तो स्वतंत्र हो, आप जल्दी से इससे कूद कर बाहर चले जाओ, क्योंकि अगर आप राज्य के अंतर्गत आ गए तो हर एक मुजरिम फिर कूद कूद कर मौलिक अधिकार के नाम पर आपके डिसीजंस को विरोध करने लगेगा, उसके अगेंस्ट बात करने लगेगा। ऐसे कितने सारे अधिकार हैं। जब आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये निर्णय सुनाता है कि आप घर से नहीं निकल सकते, ठीक है, या आपको जिला छोड़ना पड़ेगा, या आप इस जिले में लौट कर नहीं आ सकते, या आप इस संस्था में दोबारा काम नहीं कर सकते, या फिर आप इन चीजों को आप पर रोक लगाई जाती है, चाहे व्यक्ति की आजादी हो चाहे कोई संगठन की आजादी हो। अब भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में आपको एक संगठन या संघ बनाने का अधिकार मिलता है, पर अगर कोर्ट चाहे तो संघ को पूर्णतः क्या कर सकता है, गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक घोषित करके समाप्त कर सकता है। मतलब आपके अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए इसको क्या कर दिया गया कि आप पहले इससे क्या हो जाओ बाहर, आप वो कानून या ऐसी चीजों को निर्णय दे सकते हो जो सामने वाले का क्या करता हो, मौलिक अधिकार। और देखो न्यायालय इतना समझदार है कि जबरदस्ती किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगा, वो केवल गलत व्यक्ति, गलत संस्था या गलत निकाय का ही क्या करेगा, विरोध करेगा और उसके अगेंस्ट में क्या सुनाएगा, निर्णय। तो हमें ये पता चला कि आर्टिकल नंबर 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उस राज्य की परिभाषा से न्यायपालिका पूर्णतः क्या है, बाहर है, स्वतंत्र है। तो एक चीज याद रखना कि राज्य में आपका न्यायपालिका नहीं आता, इसलिए न्यायपालिका एकदम पूरे जोश के साथ बोलती है कि हम हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। और देखते हैं, यदि इसे राज्य के रूप में माना जाता तो अनुच्छेद के अनुसार यह दायित्व होता कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार अदालतों द्वारा सुनाए गए निर्णयों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो बस वही चीज है कि आप अदालत को चुनौती नहीं दे सकते हो कि उन्होंने आपके मौलिक अधिकारों का हनन। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, पूरा राज्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया कि राज्य क्या होता है, प्राधिकरण क्या होता है और राज्य का नियंत्रण क्या होता है। तीन चीजें समझ में आ गई, और न्यायपालिका को क्यों राज्य से बाहर रखा गया समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो ठीक है। आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 12 में जो चीज समझाई गई अब वो फॉलो किसमें करवाई जाएगी, आर्टिकल नंबर 13 में, ठीक है। बहुत सोच समझ के बनाया गया ना हमारा संविधान, मानते हो कि नहीं, है ना, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आगे चलकर आपको बहुत सारी चीजें और ऐसी देखने मिलेंगी। अब आर्टिकल नंबर 13 में केवल आप ये देखना, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकार मतलब आपके 6 मूल अधिकार, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब ऐसे कानून या विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, असंगत मतलब उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, या जो आपके मूल अधिकारों को क्या कर रही हैं, कम, न्यून या अल्प कर रही हैं, उन विधियों की बात किसमें कही गई है, आर्टिकल नंबर, मतलब बहुत ही शानदार है आर्टिकल नंबर 13, बेहद ही आसान है समझना। आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा देता है, पता चल गया, और लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो खुद को 4 भागों में प्रस्तुत करता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 के सब क्लॉजेस हैं 1, 2, 3, 4 जो आज हम देखेंगे। यह अनुच्छेद किसी भी कानून को शून्य बनाकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आपको पता है यदि कोई भी मान लीजिए ऐसा कानून पास हो गया जो आपके मौलिक अधिकारों को न्यून कर रहा है या समाप्त कर रहा है, जरूरत नहीं है आपको कोई नया कानून बनाने का कि उसको आप समाप्त करो पुराने कानून को। आर्टिकल नंबर 13 स्वतः ही उसको क्या कर देगा, जीरो, बेटा निकलो, पहली फुर्सत में आप हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। यदि कोई कानून स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है या व्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ किसी भी तरह से असंगत है तो क्या कर दिया जाएगा, उसको शून्य बना दिया जाएगा कि आपका एक कानून को हम लागू या पारित नहीं समझेंगे। ये किसने बोला, आर्टिकल नंबर 13। तो बस इतना याद रखो कि मूल अधिकारों से असंगत और मूल अधिकारों को कम करने यानी अल्पीकरण की विधियां किसमें है, आर्टिकल नंबर 13 में, बस इतना याद रखो। फिर 13 1 2 3 4 हम देखते हैं, क्लियर है। आर्टिकल नंबर 12 क्या है, राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल नंबर 13 क्या है, असंगत और उसका अल्पीकरण करने की विधियां। चलो देखते हैं 13 क्या है। आर्टिकल नंबर 13 1, बहुत सरल बात बोली गई है,
इस बात पर जोर देता है कि किसी भी असंगत मौजूदा कानूनों को संविधान के प्रभावी होने की तारीख से निरस्त कर दिया जाएगा। देखो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो इन्होंने कहा कि अगर, अब देखो क्या हुआ, संविधान सभा ने जब कानून बनाया, संविधान बनाया और लागू किया, तब तक ब्रिटिशर्स के एक्ट्स के और ऐसे देश में बहुत सारे कानून चल रहे थे जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहे थे, जो आपके मूल अधिकारों को रोक रहे थे या कम कर रहे थे। अब संविधान सभा पहले ही व्यस्त थी संविधान को बनाने में, इतनी सारी समितियों में सब बटे हुए थे, अपने काम काज में लगे हुए थे। अब अगर कोई एक समिति अलग से बनकर पुराने कानूनों को पढ़ना शुरू करती कि किसे हटाना है, किसे रखना है, या किन किन कानूनों में कौन सी गलतियां हैं जिसे सुधारा जा सकता है, इसमें काफी समय जाता। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक आर्टिकल बनाओ 13(1) और उसमें ये लिखो कि 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई भी ऐसी विधि है जो लागू है और वो आपके मूल अधिकार जो हम 26 जनवरी को लागू करने वाले हैं उनको क्या करती है, कम या न्यून करती है, तो स्वतः ही अपने आप क्या हो जाएगी। आप मत ढूंढो ऐसे कानूनों को जिसमें आपके मौलिक अधिकार कम हो रहे हैं, मत देखो, मत करो बदलाव। आप सिर्फ 13(1) में लिख दो कि ऐसा कोई भी कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले बना है और आपके मूल अधिकारों को कम करता है, वो अपने आप क्या हो जाएगा। अच्छा, अब वो समाप्त नहीं करता है उसको, एक्चुअल में वो समाप्त नहीं करता है, वो उसे ढकता है। ढकता है का मतलब मान के चलिए कि ये एक कानून है, ठीक है, ये एक कानून है जो आपके मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है। ये दिख रहा है आप लोगों को। संविधान चाहता है कि ये आपको ना दिखे, ठीक है, संविधान इसे तोड़कर अलग करना नहीं चाहता। संविधान चाहता है कि हम ऐसे कितने कानून को तोड़कर या समाप्त करेंगे, संविधान चाहता है कि ये आपको दिखे ही ना, क्योंकि यदि ये दिखेगा नहीं मतलब ये अस्तित्व में है नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि इसे आप हटाइए मत, हटाएंगे तो कितने कानूनों को हटाएंगे, आप इसे ढक दीजिए। मतलब अगर मैं इस कानून इस कानून को किसी वस्तु से या किसी चीज से ढक देता हूं तो क्या दिखेगा आपको। उन्होंने यही किया और इसे नाम दिया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, मतलब आच्छादन का सिद्धांत। क्या बोला गया, आच्छादन का सिद्धांत। आर्टिकल नंबर 13(1) में देखो, यदि मूल अधिकारों और संविधान निर्माण के पहले, यानी किस दिनांक के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले की विधियों के बीच टकराव होता है, मतलब 26 जनवरी को जो विधि बनी है वो पुराने किसी कानून से आकर टकराती है ना, तो वह समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकार उन्हें ढक कर निष्क्रिय बना देंगे, निष्क्रिय यानी शून्य बना देंगे, और इसे नाम दिया गया आच्छादन का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस। समझ में आया। तो 13(1) ने क्या किया, बहुत समझदारी का काम किया, कानूनों को ढूंढा नहीं, कानूनों को सीधे ढककर छिपा दिया और उन्हें क्या बना दिया, शून्य बना दिया, और इसे एक अच्छा सा नाम दिया आच्छादन का सिद्धांत। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 13(1) है ना। 13(1) ये बोलता है कि कोई भी ऐसी विधि जो आपके मूल अधिकारों को असंगत है और कम करती, तो स्वतः ही क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समझ में आया। ये था आर्टिकल नंबर 13(1). अब बात करते हैं 13(2) की। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें, सब सरल भाषा में लिखा हुआ है। 13(2) राज्य। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है राज्य क्या है। राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या, फर्क समझना, 13(1) में जो भी बात कही गई है वो 26 जनवरी 1950 के पहले की बातें की गई हैं। 13(1) में हमने उन्हें तो रोक दिया, उन 26 जनवरी 1950 तक के जितने भी कानून थे जो हनन कर रहे थे उन्हें हमने स्टॉप लगा दिया, ढक दिया। पर इसके बाद भी तो सरकार कानून बनाएगी आगे चल के, तो उन्हें रोकना जरूरी है कि नहीं। तो उन्होंने बोला लिखो 13(2) में लिखो कि आने वाली राज्य में या राज्य सरकार कोई भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी जो आपके मूल अधिकारों को, क्लियर है, कम करता है या। समझ में आया। अब देखो इस पे भी एक बहुत शानदार चीज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के साथ संगत नहीं है। मतलब देखो अभी जो विधायिका आपकी है ये कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके मूल अधिकारों को कम कर दे या मूल अधिकारों से संगत ना हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई कानून बनाया गया है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो ऐसा कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। मतलब वो कानून, मान लीजिए कोई कानून है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, तो वो उस सीमा में पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, शून्य। अब यहां एक चीज और आती है,
यदि कोई विधायिका कानून बनाती है तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि ये मूल अधिकारों के संगत है या नहीं? कौन करेगा? बस तब एक चीज आती है आर्टिकल नंबर 13(2) में। ये किससे रोक रहा है? ये राज्य को रोकता है क्या बनाने से? कोई भी असंगत विधि बनाने से। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, पर कोई विधि संगत है या असंगत है, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसके निर्धारण की शक्ति 13(2) ने दे दी किसको? न्यायपालिका को। और न्यायपालिका को जो ये शक्ति दी गई है ना, इसे बोला जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? पृथक्करण। क्यों क्यों बोला जाता है पृथक्करण? इसीलिए बोला जाता है कि कौन सी विधि आपकी संगत है और कौन सी विधि असंगत है, इन्हें पृथक करना, मतलब अलग अलग करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। इसलिए इसे बोला गया पृथक्करण का सिद्धांत। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 13(2) में। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत किसमें देखने मिला? पृथक्करण का सिद्धांत किसमें? 13(2) में। देखो, यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित अधिनियम व कानून की संवैधानिकता की जांच कर। याद है न्यायिक पुनरावलोकन लिया था जिसमें कानून की जांच की जा सकती थी और असंगत होने पर उसे शून्य घोषित, यानी न्यायपालिका को लगा कि ये कानून सही नहीं है, ये हनन कर रहा है, तो इसको क्या घोषित कर दो। कोई संसद में फिर से बिल पेश नहीं करना है कि इसे रद्द करना है, सीधे न्यायपालिका क्या कर देगी? पृथक्करण का सिद्धांत। न्यायपालिका के द्वारा विधि के संगत और असंगत भागों के बीच पृथक्करण किया जाता है तथा विधि के स्थान पर विधि के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। मतलब ये जो असंगत और संगत का जो डिसीजन है, ये कौन कर रहा है? ये न्यायपालिका कर रही है, कोई भी सरकार इसका डिसीजन नहीं लेती है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 13(2). समझ में आया? ठीक है, 13(1) उन विधियों को समाप्त करता है जो 26 जनवरी 1950 के पहले आपके मूल अधिकारों से टकरा सकती हैं, और उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया आच्छादन का। 13(2) ये बोलता है कि आने वाली सरकार या राज्य कोई भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जिसकी वजह से आपके मूल अधिकारों का हनन होता हो, और इसकी पावर दे दी कि देखो यार, सही कानून और गलत कानून को पहचानने के लिए हम काम किसको सौंपते हैं? न्यायपालिका। और जो आप काम करोगे इसको हम नाम देते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, 13(3) की तरफ आगे बढ़े। 13(3) में कुछ नहीं है, बार बार मैं आपसे एक चीज बोलूं ना, विधि 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 कानून। उन्होंने क्या किया 13(3) में? सिर्फ विधि शब्द का क्या किया है? बस, जैसे 12 ने क्या किया था, राज्य की परिभाषा बताई थी, 13(3) ने क्या कर दिया? वो इसीलिए बताया कि कल को कोई ऐसी चीज को ना बना सके जो बोले कि ये विधि से हटके है और हम इसे लागू कर सकते हैं। इसीलिए देखो, यह स्पष्ट करता है कि अध्यादेश विधि होता है। अब देखो, विधि का मतलब केवल वो नहीं होता जो संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और वो विधि बन गया। इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा मत सोचना कल को, नहीं तो आप बोलो कि एक अध्यादेश के जारी करके आप किसी के कोई अधिकारों को न्यून कर दो और बोलो कि हमने विधि का उल्लंघन नहीं किया, हमने तो अध्यादेश की शक्ति का उपयोग किया है। संविधान सभा समझदार थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो संविधान सभा समझदार। पर ये चीज बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझाया है कि यह स्पष्ट करता है कि अध्यादेश, किसी प्रकार का आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचना, यहां तक कि प्रथाएं, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, अब पुरानी प्रथा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोक टोक लगाती हैं, तो उन्होंने उसको भी डाल दिया नियम में कि कोई भी इस प्रकार के नियम में नहीं आएंगे जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकें। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने विधि शब्द को क्या किया है? बस, आपको कुछ नहीं करना है। 13(3) में एक चीज याद रखो, किसकी परिभाषा है? किसने दी है? बस, किसने? सर्वोच्च। समाप्त। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 13(3). अब 13(4) की तरफ आगे बढ़े। चलिए, 13(3) में क्या है? विधि की या विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसकी बात कही गई है। अब बात करते हैं 13(4) की। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। 13(4) यह व्याख्या करता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं मानी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए
अभी तक ये 13 1 2 3 क्या बात कर रहा है, ये कोई भी विधि का निर्माण नहीं होगा जो हनन करती हो या कोई भी ऐसा विधि का जो न्यून करती हो, परंतु अगर संविधान संशोधन के तहत हमें कोई विधि या परिवर्तन करना है, अगर ये संविधान संशोधन, देखो एक विधि शब्द 368 में भी आता है ना, इसमें भी एक विधि शब्द आता है आपका, और एक विधि शब्द किसमें आ गया, आर्टिकल नंबर, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाता, यानी केवल दोनों की विधि की एक ही भाषा या एक ही परिभाषा समझी जाती, तो संविधान संशोधन में विधि बनाने से आर्टिकल 13 उसको क्या कर देता, रोक देता, रोक लगा देता, है ना, जिससे 368 में विधियां बनाने में क्या हो सकता था, प्रॉब्लम, समस्या हो सकती थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल नंबर 13(4) में 13(4) ये कहता है कि जो 13 में विधि की बात हुई है वो 368 में जो विधि की बात हुई उससे एकदम क्या है, बस। तो 13 और 368 की विधि की शब्द को एक दूसरे से अलग कौन करता है, आर्टिकल नंबर 13(4). देखना, यह खंड 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, इसका मतलब कि 13(4) मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह संवैधानिक संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए पारित किया गया था। क्यों? गोलकनाथ मामले में माना गया था कि अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में एक कानून है ना। अभी हमने देखा कि आदेश, अध्यादेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचना, कानून भी आप रख सकते हो इसमें, ये सारी विधि की परिभाषा के अंतर्गत। अब ऐसा होता है तो 368 में जितने भी परिवर्तन होते 368 से, वो किसके अंतर्गत आ जाते, 13 की परिभाषा के अंतर्गत आ जाके, जो कि हमें रखना नहीं था। तो आगे चलकर 24वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या किया गया, उससे अलग समझाया गया। और फिर आता है आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इस निर्णय को पलट देता है और घोषित करता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। कुल मिलाकर आर्टिकल नंबर 368 एक व्यवस्था है, वो किसी प्रकार की विधि या कानून नहीं, और वो व्यवस्था बनाई गई है आगे चलकर नई चीजों को जोड़ने के लिए और मूल संरचना को छेड़े बिना कुछ परिवर्तन करने के लिए। अगर हम उसे कानून बना देते तो वो बहुत सारी चीजें इसके कंट्रोल में चली जाती, किसके, 13 के कंट्रोल में, जिसे, और संशोधन की पावर आपको पता है न्यायालय के पास नहीं है, वो किसके पास है, संसद के पास है। और संसद कल को कोई संशोधन करती तो उस पर संगत और असंगत जैसी चीजें आने लगती, तो उन्हें रोकना जरूरी था। बस इसीलिए क्या किया गया, इस विधि के अंतर्गत से उसको अलग कर दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अब देखो अलग किया, संभालना भी जरूरी था कि कल को ऐसा ना हो कि संशोधन के तहत मूल अधिकारों को ही क्या कर दो, आप छेड़ दो, ये बोलकर कि हम विधि को नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि हम क्या हैं, हम उससे अलग हैं, तो कल को आप क्या कर सकते हो, मूल अधिकारों को भी छेड़ सकते हो। तब आता है केशवानंद भारतीवाद, केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती 1973। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भारतीय संविधान में कहीं भी ये परिभाषित नहीं किया गया है कि मूल संरचना एक्चुअल में है क्या, या मूल संरचना होता क्या है, कहलाती क्या है। इसे किसने परिभाषित किया है, हमारे न्यायालय ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसने कहा कि कानून संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता। आई चीज समझ में? यानी आप एक व्यवस्था के तहत संविधान संशोधन कर लो, आपने बोला उसको कानून नहीं मानोगे 13 के तहत, ओके मान लिया हमने, बट आप इस पावर का गलत उपयोग कर कर कोई ऐसा कानून नहीं बनाओगे जिससे मूल अधिकारों को क्या होता हो, हनन होता हो। बात आई समझ में? चलिए एक बार मुझे आप बता दीजिए जल्दी से, आर्टिकल नंबर 13 क्या है, क्या है, असंगत व अल्पीकरण, किसके, मूल अधिकार, अल्पीकरण से संबंधित, यह है आर्टिकल नंबर 13। देखो 12 तो आपको पता है, 12 क्या है, राज्य की परिभाषा। चलिए अब बात करते हैं 13(1) की। क्या है 13(1)? आच्छादन का सिद्धांत। इसका मतलब कि 26 जनवरी 1950 के पहले यदि कोई कानून
मूल अधिकारों से आकर टकराएगा तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, निष्क्रिय या शून्य हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। इसके बाद आर्टिकल नंबर 13 2, राज्य कोई भी ऐसा कानून या विधि का निर्माण नहीं करेगा जो किसे अल्प करता हो, अल्प या समाप्त करता हो किसे, मूल अधिकार। और कोई कानून असंगत होगा या संगत होगा या डिसाइड करने का काम किसे दिया गया, न्यायपालिका को दिया गया। और न्यायपालिका जो ये डिसाइड करती इसे क्या बोला गया, पृथक्करण का सिद्धांत। क्लियर है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 13(3) में कहा गया विधि को परिभाषित, विधि शब्द को परिभाषित किया। किसने किया, न्यायालय ने। ठीक है। 13(4) में बोला गया कि 13 में उपयुक्त या उपयोग की गई विधि शब्द 368 के तहत बनाई गई विधियों से अलग है। ये किसमें बोल दिया गया, पर कोई भी विधि 368 के तहत नहीं बनाई जाएगी जो मूल संविधान को या मूल संविधान को छेड़ती हो या उसका हनन करती हो। ये था आर्टिकल नंबर 13 कंप्लीट। कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन किसका, हमारे मूल अधिकारों का मौलिक। क्योंकि 12 और 13 के बिना 14 शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि जहां जहां राज्य शब्द का उपयोग होगा वहां वहां 12 और 13 बार बार आएंगे। तो 12 और 13 पहले हमें पता होना जरूरी। तो 12-13 समझ में आए अच्छे से। ठीक है। अब 12-13 का एक बार आर्टिकल 12 और 13 का रिवीजन कर लेना। फिर हम नेक्स्ट सेशन से अब क्या शुरू करने वाले हैं, हमारा मूल अधिकार कौन सा, समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। क्लियर है, काफी आज के लिए। चलिए, जय हिंद।